आज हम लोग केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी देखेंगे, कैसे हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करें 25 डेज़ में। अब हम लोग के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, ओनली 25 डेज़, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एक फिज़िकल है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है, जिसमें से हाई वेटेज जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का है। और फिज़िकल में भी कम क्वेश्चन नहीं आते, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे इसे पूरा हम लोगों को कंप्लीट करना है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट है और स्टोइकोमेट्री। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आपको जो भी चैप्टर मैं बता रही हूँ उसका आप एक बार तो पढ़े होगे, है ना। आप जब भी रिवाइज़ करते हो नोट्स बनाए होगे तो अपना रिवाइज़ करो, बट मेन फोकस किस पे करो, मेन फोकस इन चैप्टर के टॉपिक्स पे करो। जैसे आप अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो मोल निकालना आता होगा, है ना। 3 तरीके होते हैं, जैसे ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो सब बेसिक है, वो आना चाहिए। उसके अलावा हमें फोकस कहाँ पे करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज प्योरिटी से आते हैं। अब परसेंटेज प्योरिटी इस समय अगर नहीं हो पाए तो इसको छोड़ देना, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, बट लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से समझ लेना, ठीक। और बेसिक तो आता ही है आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ये मूल कॉन्सेप्ट से एक सवाल आता है, ये मतलब ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये कम से कम एक सवाल मूल कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। अब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो आएगा ही, ठीक है। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए हैं ये मिनिमम क्वेश्चन है कि कम से कम एक सवाल तो आएंगे ही। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर ध्यान रखना है, ठीक। अब बोर एटॉमिक मॉडल है, उसे आपको तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब फॉर्मूला आना चाहिए। बट ये इस पे जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा, यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल वाला भी पूरा अच्छे से फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, एक्सेप्शन, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है वो आना चाहिए। जब मीन आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना चाहिए और एक्सेप्शन आना चाहिए, ठीक। थर्मोडायनेमिक में स्पॉन्टेनियस पूछता है कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। और डेल्टा एच निकालने का आ सकता है, या डेल्टा जी या स्पॉन्टेनिटी पूछ सकता है। और हेस लॉ को अप्लाई करके भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ चुके हो ना वो आपके पास होगा। जब आप उसको नोट्स को अपने पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों पे, ये जो टॉपिक है इस पे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। फिर मैं बता रही हूँ आपको आगे क्या करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम है जैसे, तो उसमें क्या है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे ध्यान रखना है, ठीक है। और पीएच, बफर, ये सब निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक, यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है, मीन्स यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से कंफर्म है और एक क्वेश्चन आयनिक से कंफर्म है, ठीक है। उसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच के साथ साथ पीएच हो के, ठीक है, के बी और पीएच निकालना आना चाहिए, ठीक। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे बता दिया ना दोनों का, केमिकल और आयनिक में क्या क्या है ये वाला, ठीक। मतलब आपका जो भी नोट्स है उसको अपना पढ़िए, लेकिन ये पीएच के जितने भी क्वेश्चन, बफर वाले में भी पीएच का फॉर्मूला है और के बी में भी है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं अब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, ठीक। उसके अलावा सोल्यूशन में
किस चीज़ पे फोकस करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो भी है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जितने भी सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, उस पर ध्यान रखना है। और भी जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, वो सब तो एक पता होना चाहिए, बट मेन फोकस किस पे करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे करना है। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाँ, हाफ लाइफ पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फिज़िकल का। फिज़िकल में अभी टाइम बचा नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो भी पॉइंट्स हमने दिए हैं, आपने पहले जो भी पढ़ा है वो ठीक है, उसे भी पढ़ो और इस पे ज़्यादा फोकस करो। इस पे इसके सवाल अगर आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जैसे अगर नर्स इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पहले एक जगह फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला शीट बना लो, फिर उसे कैसे अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा, PYQ सॉल्व करके पता चलेगा कि वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। बस इसमें इतना ही कर लें, क्योंकि 25 डेज़ में आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, बट इतना भी कर लोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन क्या है, GOC है। GOC तो हर कोचिंग में हर जगह बेसिक होता है। ये लंबे समय से पढ़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, हाँ, तो वो होप आप लोगों को आती होगी। तो उसमें भी आप अपना पूरा पढ़िए, बट फोकस किस पे करना है, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इनके ऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। रेजोनेंस का ऑर्डर है वो उसको किस में ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें कम होगा। बेंजीन रिंग देख के पूछ लेता है, प्लस आर कहाँ पे है, प्लस आर कहाँ पे है, माइनस आर कहाँ पे है, और उसका एप्लीकेशन, ठीक है, वो है। फिर स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कम से कम 2 सवाल तो आएंगे ही, 3-4 भी हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन। अब फिर मैं यही कहूँगी, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसे एक बार पढ़ो, है ना। वो जो आप रेगुलर बेसिस पे 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो उसे करो, बट ये पॉइंट ऐसे नोट करके रखो, और जब पढ़ो तो उसे मार्क अपना करते रहो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट कैसे है ना। अभी कम से कम मेहनत में कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाए, तो वो हम देख रहे हैं। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फोकस किस पे करना है, ओजोनोलाइसिस। मीन्स अगर ओजोनोलाइसिस का सवाल आए एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। फिर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। इसमें भी कम से कम 1 सवाल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। तो इसमें SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कंपैरेटिव हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, तो इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। और उसके अलावा अल्कोहल है, फिनॉल, ईथर। इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमारा लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के लिए, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके साथ ही साथ रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है। किस टेस्ट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पता होना चाहिए। कैनिज़ारो की अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब अच्छे से ध्यान से एकदम, और इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। तभी इसमें सबसे ज़्यादा हमें तभी समझ में आएगा जब हम PYQ सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना है, 1 शॉट कोई भी लेक्चर देख लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो है PYQ सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका। एमीन्स आते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन, ये सब का बेसिसिटी, कौन ज़्यादा अब मिथाइल के साथ है तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, और इथाइल अगर आ जाएगा तो कौन बेसिक होगा। उसके साथ साथ डायजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा
डायज़ोनियम कंपाउंड की रिएक्शन, हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ उसे भी आप पढ़िए। और मतलब ये जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ बोला है ना डायज़ोटाइजेशन बोला, तो डायज़ोटाइजेशन का रिएक्शन और साथ में जो डायज़ोनियम आयन जो बनता है, डायज़ोनियम बना, उसकी रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसे ध्यान रखिएगा कि पानी डालेंगे तो क्या होगा, अगर कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, अगर KCl डालेंगे तो क्या होगा, ये सब है, ठीक है। उसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स में हमें अमीनो एसिड और प्रोटीन, ज़्विटर आयन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और विटामिन्स कौन से, विटामिन की कमी से क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में बहुत सी रिएक्शन है, उस पर फोकस कर लीजिएगा। ये हो जाएगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म को समझना है और जितने पॉइंट्स बताए हैं उसके आप वन शॉट देख के मैकेनिज्म समझ सकते हैं। और ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा समय देना है, बस 20 मिनट का आप रखिए स्लॉट और एक एक पॉइंट को ख़त्म करते चलिए और फिर उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत से सवाल आते हैं, तो इसमें NCERT लाइन इम्पॉर्टेंट है। अब NCERT पढ़ने का टाइम तो है नहीं, अब हम लोग को क्या लगता है जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है, बस वही ब्लॉक, अगर हम लोगों ने P ब्लॉक नहीं पढ़ा, D ब्लॉक नहीं पढ़ा, F ब्लॉक नहीं पढ़ा, तो हमें लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्या करना है आपको, पीरियोडिक टेबल हर जगह हो जाती है, तो पीरियोडिक टेबल में कम से कम एक सवाल आएगा ही और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल, ठीक है। तो ट्रेंड्स विद एक्सेप्शन, यहाँ पे ट्रेंड्स हमें याद रखना है और जहाँ जहाँ एक्सेप्शन हो रहा है उस पर इम्पॉर्टेंट फोकस करना है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग तो सभी लोग पढ़े होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी याद रखना है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कितने लोन पेयर हैं कितने नहीं हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 ही जगह से ज़्यादा सवाल आते हैं और वैसे तो कंपाउंड से भी कभी कभी आते हैं, बट मेन जो है वो आईयूपैक नेमिंग सिस्टम और आइसोमेरिज्म। कोई भी कंपाउंड है उसका नाम कैसे लिखोगे, हाँ, तो ये पता होना चाहिए। और आइसोमेरिज्म और तो पूछने को बहुत कुछ पूछ लेते हैं, इफेक्ट पूछ लेते हैं, और इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें टाइम नहीं देना एग्ज़ाम में, ठीक। P ब्लॉक में स्पेशली हम 15, 16 और 17 को अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा समय है नहीं तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और इसे हम बताते हैं कब पढ़ना है। D and F ब्लॉक में कलर को ध्यान रखेंगे कंपाउंड का और ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे ज़्यादा सवाल आता है F ब्लॉक में, और D ब्लॉक में भी लगभग इसी से आता है। और जो भी आपके नोट्स में मेंशन हो उसको करिए और इसका PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। मेटलर्जी में ओर से आता है और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, जैसे कोई प्रोसेस दे दिया उस प्रोसेस से ये प्रोसेस किसके लिए है, हाँ, तो ये आप कर लीजिए, ठीक है। इतना 25 डेज़ में आप कर लोगे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 120 प्लस नहीं आएंगे, इससे आएंगे 140 प्लस सवाल, 140 प्लस मार्क्स के लिए सारी कहानी हो रही है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप खुद भी पढ़े होगे ना। KMnO4 और K2Cr2O7 इसके रिएक्शन ज़रूर देख लीजिए। इसके रिएक्शन जैसे KMnO4, ये ध्यान रखिए कि Mn जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, और जैसे एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है ना, और बेसिक में किस में कन्वर्ट होता है। उसके साथ साथ अगर किसी भी चीज़ की रिएक्शन अगर हम न्यूट्रल मीडियम में करें तब क्या कंपाउंड बने, तब किस फॉर्म में वो जाएगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, इस पे, ठीक है, ध्यान रखना है। सॉल्ट एनालिसिस से एक आध सवाल आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT मस्ट है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें फोकस करना है। और जो फिज़िकल है उसके लिए कुछ भी मत करो, सिर्फ फार्मूला बनाओ, ठीक है, फार्मूला शीट बनाओ। एक बार कॉन्सेप्ट उस जो टॉपिक है फार्मूला शीट बना के
उसका एप्लीकेशन देखना ज़रूरी है। और एप्लीकेशन कहाँ से आएगा? एप्लीकेशन हमें PYQ लगा के आएगा कि PYQ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह से आएगा, तभी हम सीख पाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार नोट्स पढ़ रहे हैं, बार बार नोट्स पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, और जैसे कोई सवाल दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले क्या अप्रोच करो कि पूछ क्या रहा है। जैसे pH पूछ रहा है कि HIN पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला शीट में हमने फॉर्मूला बनाया है, फिर वो याद रखिए, उसको ध्यान रखिए, आँख बंद करके सोचिए कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, उसको लगा के सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बस इतना ही है। और इसको बताना है ना, P ब्लॉक कैसे अप्रोच करोगे आप लोग। P ब्लॉक देखिए, P ब्लॉक में P ब्लॉक का बता रहे हैं, उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। P ब्लॉक में आप लोग NCERT से 20 मिनट का टाइमर लगा लीजिए या 30 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। ठीक, P ब्लॉक डेली आपको 30 मिनट देना है। पहले तो आप नंबर ऑफ़ पेज गिन लीजिए, ठीक है, काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ़ पेज कितना है, फिर देख लीजिए कि कितने दिन में मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं दीजिए, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते भी नहीं तो मान लीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ये P ब्लॉक जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। कितने दिन में? अब 25 डेज़ बचे हैं, 25 डेज़ में थोड़ा ना करेंगे, जल्दी ही करना है इसे। आप लोग 20 डेज़ में ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप बार बार रिवाइज़ कर सको। आपको 5 डेज़ मिलेंगे ना एक्स्ट्रा, तो आप रिवाइज़ कर सको। नंबर ऑफ़ पेज चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग इसको 12 डेज़ में, और जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, 12 डेज़ के अंदर ये P ब्लॉक D एंड F ये तीनों को निपटा दो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है। आपका केमिस्ट्री में 140 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप प्लीज़, अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मैं कर लूँगा, तो अब आप लाइक कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।